स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। हमने कल ही पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर बोलते हैं और मल्टी सेलुलर तो आप समझते हैं, यानी मैनी सेल्स आर देयर इन देयर बॉडी। तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, कुछ एल्गी आती हैं इसमें और सारे के सारे प्रोटोजोआ आते हैं। वहीं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमको कुछ मतलब एल्गी हैं इसमें और कुछ कुछ नहीं, मतलब मोस्टली सारी फंजाई हैं, केवल एक फंजाई यूनिसेलुलर है। अगर हम यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल देखें तो वो है ईस्ट, जिसका ब्रेड मेकिंग में यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे अगर यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल देखोगे आप तो वो होगा क्लामाइडोमोनास। वहीं इफ यू सी द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, जो सबसे कॉमन जो हमें याद रहते हैं वो है अमीबा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर प्रकार के एनवायरनमेंट में आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स के हैबिटेट्स में, जैसे कि आइस कोल्ड क्लाइमेट में, बहुत ठंडे इलाकों में, या बहुत गर्म पानी के जो झरने होते हैं, स्रोत होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे। इसके अलावा डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड्स, सब जगह पे आपको वो मिलेंगे। तो मार्शी लैंड्स का मतलब होता है दलदली इलाके, जहाँ दलदल होता है ना। So they are also found inside the bodies of animals including humans। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी, उनकी बॉडी के ऊपर, सब जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और हमारी बॉडी में भी आपको वो मिलते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा फ्री रहना पसंद करते हैं। अब आइए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। कुछ बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए और कुछ जो हैं हार्मफुल होते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका यूज क्या है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इस्तेमाल है, दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए इनका यूज होता है। अल्कोहल बनाने के लिए बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनवायरनमेंट को साफ रखने में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये डिकम्पोजर्स होते हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको सिंपल कंपाउंड्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट्स सच एज वेजिटेबल पील्स जो हमारे घरों से निकलती हैं, और एनिमल और वेस्ट होते हैं, प्लांट वेस्ट होते हैं, ये सब, इन सबको ब्रेक करके हार्मलेस और यूज करने वाले सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो हैं दे आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। दवाइयाँ बनाने के लिए भी काम आते हैं बैक्टीरिया। एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़ा रोल है, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही ज़मीन का जो उपजाऊपन है, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। नाइट्रोजन को फिक्स करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं, जैसे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की वजह से वो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन का कंटेंट है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि जो मिल्क होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया करता है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for next day. I wonder why। तो यहाँ वार्म मिल्क, हल्का सा गुनगुना दूध क्यों ऐड किया जाता है। थोड़ा सा आप दही लीजिए और उसमें हल्का सा गर्म दूध डालिए। तो इसका रीज़न ये है कि जो हल्का सा वार्म मिल्क होता है, जिसका टेम्परेचर 35 के आसपास होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो टेम्परेचर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है
और थोड़ी सी जो कर्ड होती है उसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, और इन बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ओके, तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, वन ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो वो जरा सा जो कर्ड होता है उसके जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, दे डिवाइड एंड डिवाइड, और उसकी वजह से धीरे धीरे पूरा पूरा जो मिल्क होता है उसका कर्डलिंग का प्रोसेस हो जाता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया जो होते हैं उनको चीज बनाने के लिए भी यूज में लिया जाता है, पिकल्स और अदर फूड आइटम्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा विच इज नोन एज सूजी एंड भटूरा इज कर्ड। देखिए, आप रवा इडली बनाओ या आप भटूरा बनाओ तो उसमें आप दही का प्रयोग ज़रूर करते हो। तो दही का प्रयोग करने से क्या होता है, दही को यूज़ करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे भटूरे को बनाने के लिए या रवा इडली को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं या ईस्ट है, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, और जो राइस इडलीज हैं और जो भटूरा हैं या डोसा बैटर जो है जिसको डोसा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको फुलाने के काम आते हैं। तो ये रोल होता है। जैसे एक एक्टिविटी है यहाँ पर, एक्टिविटी 2.3, उसे पढ़ो। टेक हाफ किलोग्राम ऑफ फ्लोर यानी आटा या मैदा ले लीजिए, एंड ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। थोड़ा सा उसमें चीनी डालिए और उसको उसमें गर्म पानी थोड़ा सा वार्म वाटर मिलाइए। इसके बाद उसमें आप ईस्ट पाउडर डालिए और उसको फिर आप एक जैसे कहते हैं ना डो में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी उसको जैसे हम आटा मलते हैं ना उस तरह से डो बना लेते हैं, तो ऐसे आप आटा उसको मल लीजिए। What do you observe after 2 hours? Did you find the dough rising? क्या आपको ये डो जो है फूलती हुई दिखाई देगी? तो आप देखें मैदा विथ ईस्ट पाउडर स्टार्टिंग में कैसा है और आगे चल के देखिए क्या हुआ, ये फूल गया है, इवन कंटेनर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज जो ईस्ट है वो अंदर रिप्रोडक्शन कर रही है तेज़ी से, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज वो रेस्पिरेशन कर रही है ईस्ट, है ना। रेस्पिरेशन करने के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और ईस्ट को फूड मिल रहा है उसमें। हमारे जो मटेरियल था, मैदा था, उसमें शुगर भी डाली हुई थी आपने और वार्म वाटर डाला हुआ था, तो उसमें ईस्ट को फूड मिल रहा है, और उसकी वजह से फूड को वो ब्रेक कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, और उससे क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स की वजह से जो हमारा आटा है वो फूल गया है, उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। So this is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries, cakes. तो केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, ब्रेड्स बनाने में इसी बात का यूज़ किया जाता है, ईस्ट की इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है कि वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करती है, और जो भी मटेरियल है उसको उसका वॉल्यूम बढ़ाने के काम आ जाती है। देर आर कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल किया जाता है इंडस्ट्रीज में। आप देखें तो अल्कोहल प्रोडक्शन, वाइन, इनका प्रोडक्शन किया जाता है बड़े स्केल पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में। और एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर के तौर पर जानते हैं, उसका प्रोडक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से किया जाता है। ईस्ट का इस्तेमाल भी अल्कोहल बनाने के लिए और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं कि ईस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर्स के ऊपर इंडस्ट्रीज़ में। वो नेचुरल शुगर कहाँ प्रेजेंट हैं, जैसे कि बार्ले के ग्रेन्स हैं, वीट ग्रेन्स हैं, राइस ग्रेन्स हैं, या क्रश्ड फ्रूट जूसेस हैं, यानी फलों के रस हैं। इन सब को फर्मेंट किया जाता है by the help of yeast, and we see that alcohol is produced at the end. Just check the activity 2.4 now. Take 500 ml of a beaker filled up to 3/4 with water, यानी एक 500 ml का बीकर लीजिए और उसमें 3/4 पानी भर दीजिए। डिजोल्व 2-3 टीस्पून शुगर ऑफ टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब उसमें 2 से 3 चम्मच आप शुगर डालिए। एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। तो अब क्या क्या है उसमें, ईस्ट पाउडर भी है, शुगर भी है, पानी है। अब keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell?
तो अब आप उसको स्मेल करिए 4-5 घंटे रखने के बाद, तो होगा क्या, ये स्मेल किस चीज़ की है? दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, उसके अंदर अल्कोहल का बनना स्टार्ट हो गया है। शुगर जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है अल्कोहल में, किसके हेल्प से? ईस्ट के हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। लुई पास्चर जो थे, ही डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आगे वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट यूजेस के बारे में, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।